हाय दी, गुड आफ्टरनून। सवाल तो बहुत है ज़िंदगी के बारे में आपसे, लेकिन जब भी आपकी ऑडियंस की प्रॉब्लम सुनती हो तो यही दिमाग में आता है कि दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। वो गाना है ना, और बिल्कुल यही लगना भी चाहिए। अगर आपके पास परेशानियां कम हैं तो औरों को देख के हमेशा ग्रेटफुल रहो कि आपकी लाइफ में परेशानी नहीं है। प्लस ये वीडियो और एपिसोड देखने से ये भी हो सकता है इन केस ऐसा कोई घटना या कुछ और आपके या आपके किसी जानने वाले के लाइफ में आएगी तो आपको एक विज़न होगा कि हाँ ये करना है, या ऐसे करके इस समस्या को डील किया जा सकता है या इस सिचुएशन से बाहर निकला जा सकता है। तो केवल एक ये थॉट प्रोसेस आप सबके दिमाग में डेवलप हो जाए, सिर्फ यही कोशिश है मेरी इन एपिसोड्स के ज़रिए। और आज के भी एपिसोड को थोड़ा जल्दी शूट कर रही हूँ, इसलिए कमेंट्स कम हैं। देखते हैं कितने क्वेश्चन हैं और कितनी सिर्फ सक्सेस स्टोरीज़ या थैंक यू वाले हैं। तो पढ़ती जाऊंगी, देखती जाऊंगी। कोशिश यही रहेगी कि सारे क्वेश्चंस के जवाब मैं दे दूं। कुछ छूट जाएं तो उसके लिए एडवांस में क्षमा। तो चलो आज के क्वेश्चंस के जवाब ढूंढने के लिए आओ बहन बातें करें। दी, आप कहीं इस बार घूमने का प्लान नहीं कर रही हैं क्या वेकेशन के लिए? और इसी तरीके के एक दो क्वेश्चन बार बार हर एपिसोड में आते हैं कि मैं अपने मैके नहीं जा रही हूँ क्या। तो नहीं जा रही हूँ मैके, या फिर मैके तो मैं कभी खैर जाती ही नहीं। और वेकेशंस का वही है कि थोड़ा सा घर में सोच रहे थे इस बार करा लें, इस वजह से छूट गया। बाकी जब वेकेशन पे जो जा रहे हैं या कुछ और है, कई बार होता यह है कि दूसरी जगह जाके, अभी जैसे मेरी देवरानी जेठानियों में से जो एक दो गई हुई है मैके में, तो वहां पे क्या हो रहा है कि जाके वहां पे काले हो गए, है ना, या फिर वहां का पानी सूट नहीं करा। ये चीजें आती हैं अक्सर सामने। तो वो चीज मेरे साथ खैर खत्म हो गई वेकेशन पे। जब मैं लास्ट टाइम भी गई थी तो आराम से, मतलब झरनों में नहाए, सब कुछ किया बढ़िया एकदम, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। स्किन का टेक्सचर ही चेंज हो गया, क्योंकि ये वाली प्रॉब्लम्स ना पहले बहुत होती थी। इवन अगर कहीं मैं खुले पानी में नहाने का वो मिल गया अगर चांस भी ना, तो मेरी स्किन इतनी ज्यादा डैमेज हो जाती थी, और धूप से बहुत ज्यादा डैमेज हो जाती थी। और किसी भी जगह अगर आप जगह बदल रहे हैं तो वहां का पानी यहाँ का पानी, मतलब कुल मिला के डेलिकेट स्किन थी, जो बड़ी जतन के साथ कहना चाहिए मेंटेन हो पाती थी। और वो भी एक हल्का सा झटका और गई गाड़ी। लेकिन ट्रांसफॉर्म हो गई अब, है ना। जैसे कि आप लोग भी देख रहे होंगे, 3-3.5 साल से जुड़े हुए हो। स्टार्टिंग में ही चैनल से जब से क्योर स्किन से जुड़ी हूँ, तब से मैं क्योर स्किन के प्रोडक्ट यूज कर रही हूँ, तो उससे काफी हद तक ट्रांसफॉर्म हो गई स्किन। क्योंकि जो प्रोडक्ट्स हैं वो डॉक्टर्स के दिए हुए हैं, ऐसे नहीं है कि रैंडमली कुछ भी लगा लिया। आपको पता ही है क्योर स्किन ऐप के बारे में, जिसको मैं यूज करती हूँ, जो प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पर इजीली अवेलेबल है। यहाँ पर आप हर महीने डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर से बात कर सकते हो। इवन बीच में भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो भी आप जब चाहे कंसल्ट कर सकते हो, चाहे आप अपने घर में हो या फिर आप कहीं बाहर गए हो। केवल आपको अपना कंसर्न चूज करना है इस ऐप में। जैसे कुछ लोगों को प्रॉब्लम बालों में ज्यादा होती है, स्किन ठीक होती है। मुझे तो स्किन की प्रॉब्लम थी तो मैंने स्किन के लिए ट्राई किया। आप चाहो तो बालों के लिए भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप ट्राई कर सकते हो। यहाँ पर आपको लगातार ट्रैकिंग के अलावा डाइट प्लान प्रोवाइड करा देते हैं कि आप क्या खाओ जिससे आपकी स्किन या आपके बाल ज्यादा हेल्दी रहें। कहीं से भी बाहर से भी डाइट प्लान अगर आप बनवाओगे, कहीं पर भी बिना फीस लिए, बिना एक्स्ट्रा चार्ज किए, आपको कोई डॉक्टर, कोई भी ऑथोराइज्ड पर्सन आपको डाइट प्लान बना के नहीं देगा। जब आप इस ऐप को पहली बार यूज करेंगे तो आप अपना कंसर्न चूज करेंगे कि बाल है या स्किन है, आप किस में इम्प्रूवमेंट चाहते हैं। ठीक है, वहां से जो डॉक्टर हैं वो आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, इजी लेकिन आपके लाइफस्टाइल से जुड़े हुए छोटे और जरूरी कुछ क्वेश्चन होंगे, उनके आपको जवाब देने होंगे। उसके बाद आपकी एक किट रेडी हो जाएगी। ये किट है 1600 रुपए की। लेकिन अगर आपको विद इन 2-3 वीक्स ही क्विक रिजल्ट चाहिए तो आप इनकी 2100 वाली किट भी ऑप्ट कर सकते हो, जो कि लगभग 3 महीने तक लास्ट करती है। प्रैक्टिकली यूज कर रही हूँ, एक बार की किट आई हुई पूरे 3 महीने आराम से चलती है। साथ ही ऐप में आपको जो प्रोडक्ट है वो कैसे और कितने यूज करने हैं, किस किस समय लगाने हैं, किस तरीके से अप्लाई करने हैं, सारी डिटेल मिलती है। जो डॉक्टर्स यहाँ से जुड़े हुए हैं उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, कितने एक्सपीरियंस्ड है, वो सब भी मेंशन किया हुआ है ऐप में। ताकि जो आपका स्किन एनालिसिस इस ऐप में होता है स्टार्टिंग में और बाद में भी मंथली चेकअप के दौरान, कि आपकी स्किन में क्या चेंजेस आए या क्या प्रॉब्लम्स हैं, कितनी क्योर हो गई, उनका जो रिपोर्ट बनाते हैं, जो उन टेस्ट को देखते हैं और उसके आधार पे आपकी आगे की किट तैयार करते हैं, वो कितने एक्सपीरियंस डॉक्टर हैं, इसका अंदाजा आपको अच्छे से हो। इस ऐप को सिर्फ लड़कियां ही नहीं, लड़के भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि गुड लुक्स हर एक के लिए जरूरी है। तो मैं ये रिकमेंड करूंगी कि अच्छी स्किन और अच्छे बाल, इन दोनों के लिए ही अगर आपको थोड़ा सा भी कोई इशू आ रहा है तो क्योर स्किन ऐप को जरूर एक बार ट्राई करें। इसका
ऐप का डाउनलोड लिंक आपको पिन कमेंट में भी मिल जाएगा, साथ ही डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और जितने की भी आपकी किट बैठेगी, जब आप कार्ट में चेकआउट करें तो उसमें आप मेरा कूपन कोड सुनीता 100 यहाँ पर फ्लैश हो रहा होगा, आप वो अप्लाई करना, आपके कार्ट में 100 रुपये और कम हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये हुई हमारी हेल्दी स्किन या कहीं बाहर आने जाने से रिलेटेड या क्योर स्किन ऐप से रिलेटेड जो बार बार इशू आते हैं उनसे रिलेटेड बात। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दी, जब पेरेंट्स को ही बोझ लगने लगे बेटियां तो क्या करना चाहिए, और भाई बहन ही नहीं समझे तो क्या करना चाहिए। अब पेरेंट्स ना समझें और भाई बहन भी ना समझें, अब आप ये सोच रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए। सिंपल सी बात है, अपनी वेल बीइंग पे ध्यान देना चाहिए, अपनी पर्सनैलिटी पे संवारने पे ध्यान देना चाहिए। आप काबिल हो जाएंगी, किसी लायक हो जाएंगी तो कोई आपको पूछे ना पूछे फिर फ़र्क नहीं पड़ता। रही बात देखो पेरेंट्स की, इमोशनल बात है कि अगर हमारे पेरेंट्स हमें बोझ मान रहे हो तो आप अपने मन को समझाने के लिए ये थॉट मन में रख सकते हो कि ऐसे भी लोग हैं जिनके पास पेरेंट्स हैं ही नहीं, तो आपके बोझ मानने वाले ही सही पेरेंट्स तो हैं, सर पे छत तो है। ऐसा तो नहीं है कि आपको कोई पूछने वाला ही नहीं है, या आपका कोई कहना अगर बाहर से कोई देखेगा तो ये तो है ना, हाँ भाई फलां की लड़की है, ये तो है ना, आपके घर में क्या चल रहा है वो कुछ भी है। तो उन बच्चों की सोचो, उन लड़कियों की सोचो जिनके माँ बाप हैं ही नहीं, क्या वो सर्वाइव नहीं करती, क्या वो पढ़ाई नहीं करती, या उनकी शादियाँ नहीं होती, या वो आगे अपनी लाइफ में कुछ नहीं करती। ऐसा बंदा स्ट्रॉन्ग हो जाता है उल्टा कि चलो जो चीज़ मुझे नहीं मिली मैं औरों को दूंगा। तो बात वही है कि परेशानी भी उसी के हिस्से में आती है, भगवान ने कुछ सोच समझ के दी होती है। ऐसा नहीं कि जो डिज़र्व कर रहा है उसको मिल रही है, नहीं, जो इसके पार निकल के कुछ और निखर जाएगा। तो अगर आपका परिवार ऐसा है कि आपके माँ बाप भी आपको बोझ मान रहे हैं, आपके भाई बहन भी आपकी वैल्यू नहीं कर रहे, ठीक है इस टाइम मुश्किल टाइम है, लेकिन अपनी पर्सनैलिटी को चमकाने में इतने व्यस्त हो जाओ, 2-3 साल 4 साल लगेंगे, इतने बेहतर इंसान बन के निकलो ना कि फिर ज़रूरत ही ना पड़े किसी और के नाम की, फिर आपके नाम से उन्हें पहचाने, इस स्टेज पे लाओ। तो फिर यही भाई बहन दोबारा पूछने लगेंगे कि हाँ दीदी या वो, फिर और वही माँ बाप जो अभी आपको बोझ मान रहे हैं ना, फिर वो हो सकता है आपके सिर पर हाथ रख के कहें कि हाँ तूने हमारा नाम ऊंचा कर दिया। तो ऐसी कंडीशन में सबसे बेस्ट वही है कि भाई आप दूसरे को मत देखो कि ये मुझे अहमियत देगा या कुछ करेगा, अपनी पर्सनैलिटी पे इतना काम करो, अपने गुणों को इतना निखारो कि खुद मतलब सूरज बन जाओ बजाय औरों के दीपक से रोशनी लेने के। हेलो मैम, मेरे हस्बैंड मेरी हर बात को गलत ठहराते हैं, हमेशा चिल्लाकर बोलते हैं। पहले वो ऐसे नहीं थे पर अब कुछ ईयर्स में उनमें ड्रामेटिक चेंज है, कुछ भी कर लूँ उन्हें कुछ ठीक नहीं लगता, क्या करूँ। मैं सेल्फ डिपेंडेंट हूँ, उनसे कभी कोई पैसे वगैरह भी नहीं मांगती, फिर भी वो हमेशा गुस्से में रहते हैं। उनकी भी गवर्नमेंट जॉब है, घर का माहौल ख़राब होता है तो बच्चे भी डिस्टर्ब होते हैं। देखो ये जो हस्बैंड वाइफ के बीच में क्लैशेस होते हैं ना, मुझे हमेशा लगता है ये एक दिन या एक चीज़ पे नहीं होते, ये बहुत स्लोली बिल्डअप होते हैं। और जिस दिन बम फूटता है या उनका बिहेवियर चेंज होता है आपका या उनका, तो सामने वाली पार्टी को क्या लग रहा होता है कि अभी तक तो ठीक था, क्या हुआ ये एकदम। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं। आपकी कौन सी बात उन्हें बुरी लग गई, उनकी कौन सी लापरवाही आपको बुरी लग गई, आप एकदम तो कहीं कहते नहीं कि गई घर में क्लेश होएगा, ये है वो है ना। फिर लेकिन ऐसा होता है कि कई बार जब वो चीज़ चलती रहती है तो वो बिल्डअप हो जाता है। अब इतने सालों में पता नहीं क्या चल रहा है आपके बीच में, जो वो पहले ऐसे नहीं थे लेकिन अब हो गए। अब ये भी हो सकता है कि आपसे रिलेटेड कुछ ना हो, उनकी लाइफ में, उनके बिज़नेस में, उनकी जॉब में, जो कुछ भी है, कुछ ऐसा हुआ हो जिसकी वजह से वो ऐसे हैं और कहीं ना कहीं उसका कहीं ना कहीं लिंक आपसे जुड़ गया हो। अब आपको पहले तो ये देखना है कि आपके प्रति उनका रवैया इतना बदला है या जितने भी लोगों से वो मिलते जुलते थे सबका यही मानना है कि अब थोड़ा चिड़चिड़ा हो गया। अगर ऐसा है तो आपके लिए चिंता की बात टेक्निकली देखो तो कम है, क्योंकि अगर सबके साथ ही उनका व्यवहार बदल गया ना, इसका मतलब उनके अंदर कुछ चल रहा है, किसी बात से वो परेशान है। तब तो आप उनसे प्यार से पूछेंगी, थोड़ा जो भी है कोशिश करेंगे अपनी तरफ से, तो आपको असली बात पता चल जाएगी। लेकिन अगर ये है कि केवल आपसे ही वो रूठे से रह रहे हैं और बाकी सबसे नॉर्मल बात कर रहे हैं, तो आपको बहुत ध्यान से देख के फिर उनसे पूछने के बजाय अपने पिछले कुछ सालों को, जब से डिस्टर्बेंस होना शुरू हुआ है, एक बार फिर से बैठो आराम से और सोचो कि जब तक सही था तब तक था, फिर क्या हुआ, कब से ये चीज़ें चेंज होनी शुरू हुई, जितना भी आपको याद आए
आई एम श्योर आपको ही कहीं ना कहीं वो रीज़न मिल जाएगा जिसकी वजह से गड़बड़ होनी शुरू हुई है, और अगर उसे दूर कर सकती हो तो कर देना। अगर वो ऐसी चीज़ है कि आप चाह के भी उसको बदल नहीं सकती, तो फिर यही है कि उसका दूसरा अल्टरनेटिव क्या हो सकता है। आप उसे सोचो, उनसे बैठ के बात करो, यही चीज़ कि मैं भी चाह रही हूँ चेंज हो जाए, लेकिन ये हो नहीं सकता। कुल मिला के आपको ही बात करनी पड़ेगी, और वो भी पेशेंसली, आराम से। वो अपने आप नहीं बताने के, अगर करना होता तो वो अब तक आपसे शेयर कर चुके होते। हेलो मैम, मेरे हस्बैंड एयरफोर्स में है। वैसे तो मैं अपने हस्बैंड के साथ रहती थी, बट प्रेगनेंसी के टाइम में मुझे घर छोड़ दिया। मेरे सास ससुर मेरे बहुत बुरा व्यवहार करते थे। खेत में काम करवा के 5 मिनट का भी रेस्ट नहीं करने देते थे। अब मेरा वहाँ जाने का मन ही नहीं करता, ना उनसे बात करने का। दिक्कत यह है कि वहाँ जाओ तो थोड़ी सी भी फ्रीडम नहीं होती है, बस काम काम बस। आई होप मेरे क्वेश्चन का आंसर दोगे आप। थैंक यू मैम। तो अब आप वहाँ परमानेंट तो रह नहीं रहे, बीच बीच में जा रहे होंगे। और दूसरी चीज़ ये है, जब बीच बीच में जा रहे हो, रहना आपको परमानेंट है ही नहीं, तो फिर उनके हर ऑर्डर को मानने का भी प्रेशर आप पे नहीं है। अगर हमें रात दिन वहीं रहना हो, मुनि का दिया खा रहे हैं, तो एक तरीके से कहीं ना कहीं हमारी बंधुआ मजदूरी सी हो ही जाती है। हमारे पास ऑप्शन कम रहते हैं कि हमारा हस्बैंड भी साथ नहीं है, अब जिनके साथ रह रहे हैं भैया उनकी सुननी पड़ेगी, है ना। लेकिन अब आप कभी कभी जा रहे हो तो काम करो, जितना हो रहा उतना कर लो, जितना नहीं हो रहा छोड़ दो। क्या ही होएगा, इससे क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा। अगर वो कहेंगे कि अरे ये नहीं करा, हाँ तो नहीं करा भाई, आदत भी नहीं छूट गई होगी ना। दूसरी बात वो भी है कि अगर वो थोड़ा बहुत गुस्सा हो भी जाए कि काम कम करा है, तो उससे कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन अब आप इस चक्कर में मत जाओ ही नहीं, तो कहीं ना कहीं फिर आपके हस्बैंड वाइफ के बीच में क्लैशेज़ होंगे। तो इससे बढ़िया ये है कि जाओ, और जितना काम वहाँ करना है आराम से हो रहा उतना है। रही बात फ्रीडम की, तो देखो हर टाइम एक से में रहना थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा क्या बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर हमें कहीं जाना है, कुछ दिन के लिए जाना है, और इस नाते से हमारी फैमिली, हमारा रिश्ता बच रहा, तो उसमें वो हो जाता है। उतना तो एडजस्ट आप कर लो, ताकि जैसे चल रहा है वो चलता रहे, बिल्कुल सिरे से ख़त्म ना हो जाए सारी चीज़ें। नेक्स्ट, हाय सुनीता दी, आपके वीडियोस बहुत हेल्पफुल होते हैं। मेरा बेटा 3.5 साल का है, उसका अप्रैल में एडमिशन कराया था। पहले तो कुछ दिन गया, फिर रोकर जाता था। अब छुट्टियां हो गई हैं, पर डेली दिन भर में कई बार बोलता है मम्मा स्कूल नहीं जाऊंगा। मैं बोलती हूँ अभी छुट्टी है, जब ओपन होगा तब जाना पड़ेगा, तो फिर रोता है बहुत। कभी कभी इस चक्कर में थप्पड़ मार देती हूँ इरिटेट होकर। क्या करूँ, प्लीज़ सजेस्ट। देखो 3.5 साल का बच्चा ना अभी इतना छोटा होता है, उसको अभी आप ऐसे बोलोगी तो वो शायद यही रिएक्शन देगा। तो उसे अभी इतना स्ट्रेस मत लो, बच्चे ऐसे ही करते हैं। रही बात ये जो आप कह रहे हो कि मैम इतना प्यार करती हैं, तब भी बच्चे संडे में ही पूछते हैं। देखो सारे बच्चे एक से नहीं होते, है ना। और कितना भी हो बच्चे, तो बच्चे अभी टीचर्स से पूछ लो जिनकी गर्मियों की छुट्टियां ख़त्म होने वाली हैं। तो हम बड़े हैं इसलिए हम चिल्ला चिल्ला कर रो नहीं रहे कि हाँ हमारी छुट्टी ख़त्म हो रही है। लेकिन जब आपका रिदम टूट जाता है और वापस आपको वहीं पे जाना होता है ना, जहाँ पे घर का कंफर्ट नहीं मिल रहा, चाहे कितना भी वहाँ पे मज़ा आ रहा हो उसे अपने दोस्तों के साथ या कुछ और, लेकिन घर वाला आराम नहीं मिल रहा। बच्चे ऐसे ही करते हैं। लेकिन 1-2 दिन की बात रहेगी, जब जाने लगेगा वापस जाने लगेगा। जब तक उसकी छुट्टियों का टाइम है तब तक उसका सुकून मत छीनो ये कह के कि हाँ जाना पड़ेगा जाना पड़ेगा। जिस दिन 1 तारीख आएगी कह देना भाई कल स्कूल जाना है, सिंपल। इतनी टेंशन मत लो, अभी वो बच्चा छोटा है। नेक्स्ट, दी मेरी शादी को 11 साल हो गए। मेरी सास ससुर शुरू से ही अपनी सैलरी मेरे हस्बैंड को ही देते हैं, तो उनका ही दबदबा रहता है घर में। पिछले 3 सालों से मैं टेलरिंग करती हूँ। मेरे काम को काम नहीं समझते, सारा काम करती हूँ, घर का भी दुकान का भी, फिर भी चिल्लाते हैं अगर कोई काम ना हो। थकावट से कमर बहुत दर्द करता है, क्या करूँ। जितना आपसे हो सके उतना करो। जब करने के बाद भी जो आदमी चिल्ला रहा है, उसके चिल्लाने पे असर होना बंद हो जाना चाहिए। अब आपका चिल्लाने का फ़र्क उसका पड़ता है कि आज कुछ हो गया भाई, आज तो ये चिल्ला रहे हैं। लेकिन एक आदमी अगर ऑर्केस्ट्रा की तरह बज ही रहा है ना, तो उसको बजने दो। फिर आपसे जितना हो सके आराम से उतना करो, बाकी लेट देम एंजॉय। नेक्स्ट, वीट कैसे बढ़िए, पता नहीं शायद वेट कैसे बढ़ाएं ये लिखा होगा। और फेस पर ग्लो, देखो फेस पर ग्लो तो अपने आप आ जाएगा अगर हेल्दी वेट गेन होता है। बाकी वेट कैसे बढ़ाएं और फेस पर ग्लो कैसे आए, तो ये ऐसी कोई वो नहीं है कि हाँ ये करो इससे ही हो जाएगा। हर एक की बॉडी अलग होती है, हर एक का मेटाबॉलिक रेट अलग होता है ना। मेन तो वही है कि आप हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करो जो सिंपल है। ताज़ा घर का बना खाना, फल फ्रूट सब्ज़ी सैलेड, दूध। अगर वेट बढ़ाना है तो दूध आराम से बढ़िया करके पियो,
है ना। हाई कार्ब्स वाले फूड जो भी हैं, जब पतले होने के लिए हम उन्हें करें, लेकिन हेल्दी मोटापा ही अच्छा है, वरना पतले ही ठीक हो। तो हेल्दी मोटापे के लिए वही है, अपना कार्बोहाइड्रेट का इंटेक आप बढ़ा दो, साथ में एक्टिविटी भी बढ़ा दो। और जब शरीर एक्टिव मोड में आएगा, ज़्यादा कहना चाहिए ईंधन जाएगा, ज़्यादा खपत होगी, चालू हो जाएगी बॉडी, तो ग्लो अपने आप आ जाता है फिर। नेक्स्ट, हेलो दी, इस क्वेश्चन मेरे हस्बैंड का भतीजा है, हिज फादर इज़ नो मोर, ड्यू टू दिस सर्कमस्टेंसेज हमको उसकी स्टडी करवाना है, बट वो 2 साल से 12th में ही है। इस बार एक में कंपार्टमेंट है, बड़े कोर्स को बोल रहा है, बड़े लोग बोल रहे हैं फ़र्ज़ निभाओ, पढ़ाओ उसको, बट ओनली मनी वेस्ट हो रहा है, क्या करें। देखो ये बड़ी कैड़ी समस्या है, जब आप धर्म संकट में फंस जाते हैं कि एक तरफ समाज और एक तरफ आपका प्रैक्टिकल डिसीजन। अब इसकी जगह पे आपका बेटा होता, आपको 2 मिनट नहीं लगता डिसाइड करने में। लेकिन अगर आपकी माली हालत पहले से टाइट है और 2 साल से वो 12th में ही है, तो आप उसको कोई वैसा कोर्स करा सकते हो जिसमें पैसे कम लगें और उसको कोई स्किल आ जाए। और कोई कहे कि फ़र्ज़ निभाओ, कि जी फ़र्ज़ निभाने से पीछे नहीं हट रहे, लेकिन हर बच्चा एक सा नहीं होता, उसका नहीं है पढ़ाई में दिमाग, हमें 2 साल में समझ में आ गया, तो हम उसको ऐसी कोई स्किल सिखा दें, कोई ऐसा काम सिखवा दो जिसमें पैसे कम लगें और स्किल आ जाए उसे, कुछ भी। तो थोड़ा इस पर रिसर्च कर लो, इसका मेरे को ऐसे कोई आइडिया नहीं है कि हाँ फ़लाँ चीज़ करवा लो, लेकिन आई एम श्योर ऐसे ऑप्शन होंगे जो कम पैसों में भी कुछ स्किल या छोटा मोटा बिजनेस वाली चीज़ें उसको आ जाएंगी। तो उस चीज़ में करो ताकि वो आज नहीं तो कल थोड़ा सेटल सा भी हो जाए। केवल इस प्रेशर में कि जी लोग क्या कहेंगे, आप अपने आप को बर्बाद कर, तो बात सही नहीं है। लेकिन अगर ये है कि आप झेल सकते हो, 1 आध साल और करवा दो बस। दी, मेरे हस्बैंड छोटे हैं घर के, उनके बड़े भैया भी हैं, हम शादी के शुरू से ही सास ससुर के साथ रहते हैं, वो अपनी सारी कमाई मेरे पति को देते हैं और मेरे हस्बैंड भी उनका ही सुनते हैं ज़्यादा, हमारे ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। आजकल तो बच्चे भी बोलने लग गए पापा को हमारे ऊपर ध्यान नहीं है। मुझे अच्छा नहीं लगता, सास ससुर भी ताना मारते हैं। मैं भी टेलरिंग करती हूँ, बच्चों को पढ़ाती भी हूँ, घर का काम, 2 टाइम का खाना सब करती हूँ, फिर भी मुझसे ज़्यादा उनको जिठानी की ही इज़्ज़त करते हैं। अब देखो ये ना आपको अपना थोड़ा सा, मेरे ख्याल से तो ऐसे में देखो, दोनों टाइम का खाना आप बना रही हो, जिठानी कर क्या रही है। सास ससुर का ठीक है, मान लो वो जेठानी को ज़्यादा प्यार करते हैं, देवरानी को ज़्यादा प्यार करते हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग है कि कभी बड़ी बहू का ऑपरेशन आ रहा है, कभी छोटी का, उनका हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आप जो देवरानी जेठानी हो, आपके बीच में काम बराबर डिस्ट्रीब्यूट क्यों नहीं है। फ्रस्ट्रेशन तभी होती है जब हमें लग रहा होता है कि हम कर भी ज़्यादा रहे हैं और हमें जो मिलना चाहिए, आत्मसम्मान, प्यार, रिस्पेक्ट, थोड़ी हमारी पूछ हो घर में, वो कुछ नहीं मिल रहा। लेकिन अगर हम इक्वल काम कर रहे हैं ना, बिल्कुल बराबर बराबर, फिर अगर कोई हमें ज़्यादा प्यार नहीं भी कर रहा तो हमें ये लगता है कि ठीक है यार, उसकी चॉइस है, हो सकता है वो उन्हें ज़्यादा पसंद हो, लेकिन आपकी वो फ्रस्ट्रेशन फिर कम हो जाएगी क्योंकि काम और जिम्मेदारी इक्वल है। तो आपके हस्बैंड क्या कर रहे हैं उसको भी आप एक लिमिट तक ही चेंज कर सकते हो, आपके कहने से हो सकता है सुन लें, नहीं तो वो सुनेंगे नहीं। 99.99% कोई हस्बैंड नहीं सुनते तो वो भी नहीं सुनेंगे। लेकिन आप सबसे पहला काम तो यही करो कि जो घर के जितने काम है ना, कोशिश करो कि वो इक्वली डिवाइडेड हो, एक जने पे बर्डन ना पड़े, तो उससे फ्रस्ट्रेशन कम होगी और चीज़ें ज़्यादा साफ़ नज़र आती हैं। और रही बात ये कि जी बच्चों को भी लगने लगा, तो ये चीज़ अपने हस्बैंड को भी बताओ कि बच्चे भी ऐसे कह रहे थे, उनको भी ये चीज़ें नज़र आती हैं, तो आप इस तरफ थोड़ा ध्यान दो, कल को मुझे बच्चों को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। मैम, मेरा बेटा 5 इयर्स का है, हम गांव जाते हैं तो मेरा बेटा अपनी दादा दादी का प्यार पाने के लिए उनके पास जाता है, पर वो लोग उसको डांट कर भगा देते हैं। मेरा बेटा 1 साल का था तब से चलता आ रहा है, अब वो कहता है दादा दादी गंदे हैं। छोटे से बच्चे के मन में नफ़रत पैदा होते देख मैंने उसको उन लोगों से दूर रखना शुरू कर दिया। फ़ोन पे भी बातें करने नहीं देती हूँ, क्या मैं सही कर रही हूँ? क्योंकि वो लोग तो बदलेंगे नहीं। बिल्कुल तो बंद मत करो, बीच बीच में करा दिया करो, नहीं तो इसका भी बिल फटेगा आप पे ही कि हाँ जी बच्चे को हमसे दूर कर दे, क्योंकि कोई अपनी गलती नहीं मानता, फैक्ट ये है। तो बीच में कभी कभार करा दी, त्यौहार है या कोई ऐसा मौका है जिस पे बधाइयाँ देनी है, कुछ और है, उस टाइम पे अपना करा दी बात उनमें। बाकी नॉर्मल में जैसे सोचो कि बात ही कर रहे हैं वो मत करो, जब बच्चे के मन में ऐसी चीज़ आई गई है। और कहना आपने डाली नहीं, जो उनने देखा है वही कह रहा है। नेक्स्ट,
एक तो है कि जी आपके कितने बच्चे हैं। मेरी 2 बेटियां हैं, आरोही और आराध्या। जो अभी पिछले व्लॉग्स में आपको बच्चे दिख रहे थे वो मेरे देवर के बच्चे हैं, अदिति और अनंत। नेक्स्ट, हाय मैम, मेरी 2 सिस्टर इन लॉ हैं, बड़ी मेंटली इल हैं। वो मायके में ही रहती हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। एक बेटा है, उसका भी ध्यान रखना पड़ता है। मैं रहती दूसरे घर में हूँ, बट सिर्फ सोने जाती हूँ। खाना वहीं इन लॉज़ के यहाँ बनता है। सिस्टर इन लॉ की वजह से मेंटली डिस्टर्ब हूँ। वहाँ एक ही रूम है, उसी में सब रहते हैं। उनकी वजह से मेरा काम और भी बढ़ जाता है। मेरी भी 3 साल की बेटी है। अब लाइफ में स्टक सा फील होता है। मदर इन लॉ भी हर बात में चिक चिक करती हैं। मेरी बेटी स्कूल जाने लगी है, उसकी ना तो स्टडी हो पा रही है, ना ही मैं अपने लिए कुछ कर पा रही हूँ। देखो, अगर ये इस तरीके का हिसाब किताब है ना, तो आपका खाना एक जगह बनता है, मान लो, चलो हर घर की अलग व्यवस्था होती है, मैं इस पर टिप्पणी नहीं करूँगी। लेकिन अगर ऐसा है ना, खाना बनाने में नॉर्मली सिंपल सा 4 जनों का 1 घंटा लगता है, ठीक है। आप ज़्यादा जनों का बना रही हो, मान के चलो कि 1.5 घंटा, ठीक है। इससे ज़्यादा टाइम मत लगाओ। और अगर 2 घंटे लगा रही हो तो फिर उसमें ऐसा करो कि अगले मील के प्रिपेयर कर लो कुछ ना कुछ। तो वहाँ जाओ, घड़ी से मिला के अपना खाना वाना बनाओ और वापस आ जाओ। क्योंकि उससे आपके पास एक वो है ना कि भाई बच्चे स्कूल जाने लगी, उसकी पढ़ाई का भी देखना है, मैं यहाँ कब तक बैठी रहूँगी। और दूसरी चीज़ वो, अगर वहाँ पे माहौल हो अच्छा तो मन भी लगे बैठने में। अब वहाँ आप बैठ रही हो, अपनी एनर्जी ड्रेन कर रही हो, काम भी आपके छूट रहे हैं, वहाँ के लोग फिर भी खुश नहीं हैं। तो आप जाओ, खाना बनाओ, आ जाओ। जैसे खाना बनाने वाली आती है ना, खाना वो भी बनाती हैं पूरा, लेकिन और किसी चीज़ से वो मतलब नहीं रखती। तो आप ये जाओ, तो आपकी वो घर की व्यवस्था जो है वो भी चलती रहेगी, लेकिन आपका सिग्निफिकेंटली टाइम आपका काफ़ी बचेगा। आप करके देखना। तो फालतू वहाँ बैठने की, फॉर्मेलिटी में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप जाओ, खाना बनाओ अपना। उस टाइम पे जितनी बातें जिससे हो गई ठीक है, बाकी बना बनू के अपना आ जाओ कि मुझे बच्चे को पढ़ाना है, या मुझे रेस्ट करना है, या मुझे अपना घर साफ़ करना है। 10 चीज़ें, ठीक है ना। ऐसे करके देख लो, तो चिक चिक से भी बचोगी और दूसरे जो टाइम बचेगा उसको प्रोडक्टिविटी में अपनी यूज़ कर पाओगी। नेक्स्ट, मेरे भाई भाभी बड़े मम्मी से कोई मतलब नहीं रखते। मैं मैरिड हूँ, भाई छोटा है, अनमैरिड है। वो कि मम्मी का ध्यान रखता है, मैं उनकी डॉटर टेक केयर करती हूँ। पापा नहीं रहे, भाभी भाई को बिल्कुल भी बात तक नहीं करने देती, शुरू से ही ऐसी है। दुख होता है बहुत, क्या करें, कुछ नहीं कर सकते। ज़्यादा कुछ करने जाओगे भाभी और भाई के बीच में वो हो जाएंगे टकरार। तो अगर भाई को नहीं दिख रहा कि उसकी माँ का ध्यान कौन रख रहा है, उसे रखना चाहिए, और वो नहीं अपना फ़र्ज़ निभा रहा, तो आप बीइंग अ बेटी अपना निभा रही हो, ठीक है। लेकिन भूल के भी अगर आप सोचो कि मैं इनसे कुछ कहूँ या कुछ और, तो वो भाई और भाभी के बीच में क्लैशेज़ होंगे। उसकी वजह से आपका और भाई का भी रिश्ता कहीं ना कहीं ख़राब होएगा। तो अब भी मम्मी को अच्छा नहीं लगेगा। तो जितना हो सक रहा है, जब तक हो सक रहा है, अपनी मम्मी के लिए कर लो। नहीं आपसे भी होता, केयर टेकर रखो, क्योंकि भाई आपका भी परिवार होगा। लेकिन जो आदमी नहीं कर रहा, देखने के बाद भी कि मेरा ये काम है, और फिर भी वो नहीं कर रहा, आपकी भाभी के लिए मैं बोल रही हूँ, आप उनसे फोर्सफुली करा नहीं सकते। नेक्स्ट, हेलो दी, आपसे पूछना चाहती हूँ, जो आपने सीरम बताया था उसको कितने टाइम के लिए यूज़ कर सकते हैं? मैंने उतना ही बनाया था जितना आपने था। कितने टाइम के बाद ख़राब हो जाता है? मेरा तो पूरा ही ख़त्म हो जाता है। मतलब बाकी ऐसे कैडी सनलाइट नहीं आती मेरे बाथरूम में, उसका फ़र्क पड़ जाता है। अगर टेम्परेचर हद से ज़्यादा हाई है या डायरेक्ट सनलाइट में वो है, तो शायद जल्दी ख़राब हो जाएगा, क्योंकि उसमें नींबू पड़ा है। तो मैं नींबू वाला जो था वो फ्रिज में रख लेती थी। बाकी ग्लिसरीन और गुलाब जल वाले को कुछ नहीं होगा, वो आप आराम से रखो, बनाओ, और जब तक वो ख़त्म नहीं होता वो सही रहता है। मतलब 2 महीने आराम से चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, विदाउट एनी फ्रिज। और अब तो मेरा नींबू वाला भी, रात वाला भी, इसमें ही चल रहा है आराम से। लेकिन अगर आपके बाथरूम में डायरेक्ट सनलाइट वगैरह आती है, टेम्परेचर हाई है, तो आप उसको फ्रिज में रख लो, नींबू जिसमें डाला है उसको, बस, बाकी चल जाएगा। नेक्स्ट, हेलो दी, मैं अपने पति से बहुत परेशान हूँ, क्या करूँ समझ नहीं आता, कैसे सुधारूँ इस आदमी को? औरों के हस्बैंड को देखती हूँ तो लगता है कि ये इनके जैसा क्यों नहीं है, सारा टाइम सिर्फ झगड़ा करता है, या फिर ऐसे काम करता है जिस काम से मुझे चिढ़ होती है। मैंने इग्नोर भी बहुत किया, लेकिन फिर भी ना बोलो, जब तो ज़बरदस्ती बोलना मनाना चाहे, फिर घंटों क्यों ना जी हजूरी करनी पड़े, करता। हालांकि जब नहीं बोलता नहीं मानता, और जब भी और मानो तो फिर लड़ना शुरू हो जाता है। क्या करूं समझ नहीं आता। आपके हस्बैंड ना प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड जो होते हैं उस तरीके के लग रहे हैं मुझे कमेंट पढ़ के। छोटे बच्चे होते हैं ना, हार्ड टू हैंडल, उसी तरीके के हैं। तो अब आप
इसमें कुछ कर नहीं सकती। सबकी अपनी अपनी किस्मत होती है कि उनको औलाद, माता पिता, भाई बहन, पति कैसा मिला। तो बात यह है कि जब आप नाराज़ हो रही हैं तो मना रहे हैं, यानी कि आपका बॉन्ड तो है ना। लेकिन थोड़ा ज़्यादा खट्टा मीठे में खट्टा ज़्यादा है, मीठा कम है। तो उस मीठे को आपको बढ़ाने की कोशिश करनी है। थोड़ा सा और खुले दिल से उनसे कोशिश करो कि वो ठीक हो जाएं। लेकिन ये क्या ना, इतनी चिंता की बात नहीं है, इट्स जस्ट इरिटेटिंग ना, तो वो उसको आप कर सकते हो हैंडल। थोड़े से प्रयास, थोड़ा सा पेशेंस। जैसे अब मान के चलो अगर आपका बच्चा ऐसा होता तब आप कैसे हैंडल करते, उस तरीके से थोड़ा सोचोगे तो आपको अपने आप समझ में आएगा कि अच्छा ठीक। नेक्स्ट एपिसोड 101 में आपने मेरे कमेंट का जवाब दिया था कि पति लापरवाह है आपके, जो कि सच में है। मैं उसे अब अलग होने की सोच रही हूँ। उसे कहा तो वह कह रहा है मैं सुधार करूँगा, जो कि मुझे 2 साल में कभी दिखा नहीं। अलग होने को नहीं बोल रहा, तो आप मुझे बताइए क्या सच में अलग हो जाऊँ? क्योंकि उसे हर बात बतानी पड़ रही है, वो भी ठीक से नहीं कर रहा। जैसे मैरिज सर्टिफिकेट बनाने को कहा तो आलस कर रहा है, सास को तो फ़र्क पड़ता नहीं। मुझे बताइए उसको मैं क्या बोलूँ? देखो, मुझे पिछली कहानी आपकी याद नहीं आ रही कि किस हद तक वो लापरवाह है या नहीं है, लेकिन जितना मैं अभी पढ़ के समझ पा रही हूँ, अगर मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने में वो आलस कर रहा है या कह रहा है कि मैं सुधार करूँगा, लेकिन 2 साल से आपको नहीं दिख रहा, देखो इन चीज़ों पे इतनी जल्दी आकर रिश्ता नहीं तोड़ना चाहिए, है ना। थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ा क्या काफ़ी पेशेंस लगता है एक शादी को बचाने में, बनाने में। उठापटक सबकी शादियों में होती है, लेकिन हम छूटते ही भागने की बात करेंगे तो फिर तो विदेशी कल्चर में और इंडियन कल्चर में कुछ फ़र्क ही नहीं रह जाएगा। तो पहले जितना एडजस्टमेंट अब नहीं करते हैं, कोई भी नहीं करता, ना लड़का ना लड़की। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल भी एडजस्ट ना करें। पिच परफेक्ट कोई नहीं होता, वो नहीं है तो आप भी नहीं हो, ये हमेशा हम मान के चलते हैं। तो आपको भी ये चलो नहीं बनवा रहे सर्टिफिकेट, आपने उनसे 2 बार कहा, 3 बार कहा, आप ये कह सकती हो कि अगर तुमने इस तारीख तक उसका कुछ नहीं करा, मैं खुद जाके कराऊंगी। और अगर नहीं करें तो एग्जैक्टली खुद ही जाके करा लो कुछ काम, मतलब ऐसे भी कर लो। लेकिन पहले मेरी सलाह तो यही है भैया, किसी की भी शादी हो, जब तक अति ना हो जाए, कोशिश उसे बचाने की ही करनी चाहिए। क्योंकि उस शादी से निकल के आप एक भंवर से निकलते हैं, दूसरे में जाते हैं, वहाँ पे क्या है, अगर आप काबिल नहीं हैं तो स्थिति और ख़राब हो जाती है। दूसरी बात, फिर दूसरा जो मिलेगा क्या गारंटी है कि वो ऐसा नहीं होगा। तो इसलिए पहला जो रिश्ता जुड़ा है जिससे भी, उससे मैं तो यही सलाह हमेशा देती हूँ कि अपना पूरा दिल और दिमाग लगा के उनके साथ रिश्ता बनाने की कोशिश करो। अच्छा, अगर लगे कि भाई हो ही नहीं पाएगा, इम्पॉसिबल है, तब सोचो कि भाई अब ऐसे रिश्ते से तो बाहर निकलना ठीक। तो अभी आपकी स्थिति मुझे उतनी ख़राब नहीं है जितनी आप सोच रहे हो, तो थोड़ा सा कोशिश कर लो, क्या पता सब कुछ सही हो जाए। बाकी इन फ्यूचर फिर बताना क्या रहता है। नेक्स्ट, हेलो दी, मैं 41 की हूँ और मेरे एक डॉटर है 11 साल की। मेरा क्वेश्चन है कि क्या 2 बच्चे लाइफ में ज़रूरी हैं? माइंड डिस्टर्ब रहता है, लगता है डॉक्टर की शादी के बाद, डॉटर की हमारे जाने के बाद वो कहाँ जाया करेगी। फाइनेंशियल कंडीशन ठीक ठाक है, प्राइवेट स्कूल में टीचर हूँ, यही सब सोचकर माइंड डिस्टर्ब रहता है। पहले जब डॉटर 1 साल की थी तब प्रेग्नेंट हुई थी, बट बेटी छोटी होने के कारण प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं किया। अब बहुत दुख होता है, डिस्टर्ब रहती हूँ, माइंड को कैसे शांत रखूँ, सजेस्ट समथिंग प्लीज़। अगर इतना है तो आप सेकंड बेबी प्लान कर लो। 41 हो सकता होगा, थोड़ी कॉम्प्लिकेशन आएंगी, वो एज ज़्यादा है, लेकिन अगर इतना है तो कर लो। बाकी आपकी बेटी, आपकी तो रियल मतलब समझो अकेली होगी, उसके कजिन्स तो होंगे, नाना के नानी के घर वाले भी होंगे, इधर चाचा ताऊ के भी होंगे, उनके साथ उसकी बॉन्डिंग होगी। ऐसा नहीं है कि अकेला बच्चा है तो कहीं जाएगा ही, लेकिन ना थोड़ा फ़र्क तो पड़ता है। सिबलिंग साथ में रहते हैं ना, भले क्या ना लड़ते रहें, एक दूसरे का गला काटने पर उतारू हो जाएं, लेकिन रहते हैं तो आपस में उलझे रहते हैं। अकेला बच्चा थोड़ा माँ बाप से इतना ज़्यादा अटैच्ड हो जाता है कि कल को वो जब नहीं रहे माँ बाप या उसे अकेले रहना पड़ा ना, तो उसको समझ में नहीं आता कैसे करना है, क्योंकि उसे अपनी एज के साथ के बच्चों के साथ डील ही नहीं करना आता। तो ये थोड़ा सा तो होता है। तो ये मान के चलो कि दूसरा अगर इतना ज़रूरी है और हिम्मत है तो इट्स नेवर। अभी तो ये ऐसा नहीं है कि 41 में बच्चे नहीं होते, हो जाएंगे, डॉक्टर से बात करके देख लो।
हेलो दी, आपने बताया था आपकी बेटी की ऑयली स्किन है, उस पर ग्लिसरीन वाला सीरम वर्क नहीं किया, तो आप ट्राई करोगे, कुछ और शेयर करोगे? क्या आपको कुछ मिला? प्लीज़ शेयर। गर्मी में क्या लगाएं कि ज़्यादा ऑयली ना हो? अभी तो मामा अर्थ का राइस वाला ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र उसको दिया है, वो सही काम कर रहा है। बाकी DIY इस तरीके का अभी मैंने कुछ ट्राई नहीं किया। सही बताऊँ तो उसको ज़रूरत ही नहीं पड़ रही, वो मॉइस्चराइज़र ही काम कर रहा है अपना ठीक ठाक, लेकिन पड़ेगी क्योंकि अब ट्यूशन जाने लगी हैं, तो बाहर निकल रही है धूप में, तो अब उसको ज़रूरत पड़ेगी इन चीज़ों की। तो जब भी कुछ होगा पक्का आप भरोसा रखो, अगर मैं उसके लिए कुछ बनाऊंगी तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी वीडियो में। नेक्स्ट मैम, मेरा बेटा 7 साल का है, उसका वेट 32 है और उससे कम भी नहीं होता। जैसे दौड़ता है तो गिर जाता है बार बार। मैं बताओ उसको क्या खाने को दूँ और क्या एक्सरसाइज कराऊँ? उसके खाने पीने में भी थोड़ा सा आप देखो ना पहले। एक्सरसाइज वगैरह तो खैर बच्चों का तो मेटाबॉलिक रेट सही होता है, एक्सरसाइज की इतनी उसे ज़रूरत इतनी जल्दी ही नहीं पड़ेगी कि एक्सरसाइज करके उसे वेट कम करना पड़े। जो उसकी डेली की एक्टिविटी हैं उतना भागा दौड़ी अगर वो कर लेता है नॉर्मल, है ना। अब ये तो नहीं हो रहा कि आप ये देखो ध्यान से कि खाना सारा वो उठ पटांग खा रहा हो और पड़ा है लेजीनेस में और काउच पे टीवी रिमोट वीडियो गेम यही सब चल रहा है। तो वेट बढ़ने के रीज़न जो है उनको अभी स्टार्टिंग में कंट्रोल कर लो, तो आगे वरना उसको परेशानी होएगी। थोड़ा सा एक तो उसके खाने में ध्यान दो कि जो हाई फैट वाली चीज़ें हैं वो कम करे। आप ही करोगे कम, वो क्या करेगा? अभी 7 साल का है तो हो जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा फिर जब दिक्कत आती है। तो मेन तो उसके खाने पे आप ध्यान दो कि वो खा क्या रहा है। उसको ऐसी चीज़ें दो कि उसका पेट तो भरा रहे लेकिन लो फैट हो। थोड़ा सा रिसर्च करो, मिल जाएंगे ऑप्शन ऐसे। मैं एक गवर्नमेंट टीचर हूँ, मेरी पोस्टिंग उत्तराखंड के हिल्स में है, जहाँ मैं अपने बेटे को नहीं रख सकती क्योंकि वहाँ कोई अच्छा स्कूल नहीं है। मैंने उसको अपने हस्बैंड के पास छोड़ दिया है, फैमिली कोई सपोर्ट नहीं करती। मदर इन लॉ कहती हैं हमें थोड़ी कमा कर दे रही है। हस्बैंड भी टीचर हैं बट प्राइवेट में हैं, सुबह से जाकर शाम को आते हैं, डिग्री कॉलेज में पढ़ाते हैं। वो मुझे बच्चों की हर टाइम चिंता रहती है, बच्चे कैसे मेरे बिना रह रहे हैं। मेरा बड़ा बेटा 9 साल का है और छोटा 4 साल का। देखो आप जो कर रही हो वो भी कहीं ना कहीं बच्चों के लिए ही कर रही हो, अपने लिए भी कर रही हो। नौकरी हमारी अपनी पर्सनैलिटी के लिए है, लेकिन जो पैसे आएंगे कहीं ना कहीं, अगर हस्बैंड की भी बड़ी नौकरी होती, सैलरी अच्छी वाली, तो एक बार को आप सोच सकते थे। रही बात 9 और 4 साल के बच्चे की, तो देखो जब हम होते हैं ना बच्चों के साथ, तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे बिना वो कुछ कर ही नहीं पाएंगे, लेकिन सरप्राइजिंगली वो इतनी जल्दी संभल जाते हैं जब माँ नहीं होती। तो आप चिंता ज़्यादा मत करो। हो सकता है शुरू के 1 साल 1.5 साल वो स्ट्रगल करें, लेकिन फिर वो संभल जाएंगे और वो ऐसा संभलेंगे कि आगे पूरी लाइफ के लिए ना वो अपनी उम्र के बच्चों से 2-3 साल आगे रहेंगे, अपने जो बेसिक स्किल्स रहती हैं ना उनमें। तो थोड़ा सा अपना मन पक्का रखो और जब मिलने जा सकती हो तब मिलो, जब उनकी छुट्टियां पड़े तब बुला लो। 2-4 दिन की छुट्टी एक्स्ट्रा इधर उधर हो जाए उनकी तो कोई बात नहीं, ऐसे ही निकल जाएगा साल, लेकिन काबिल हो जाएंगे आपके बच्चे, ऐसा नहीं है। मैम लोगों का अटेंशन स्पैन काफ़ी कम है, लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोस कोई देखना नहीं चाहता जल्दी। आपके इस चैनल की ग्रोथ ऑर्गेनिक है, कोई कोलैबोरेशन या मार्केटिंग के बिना। और सबसे बड़ी बात कि आपके सब्सक्राइबर और व्यूवर्स का रेशो कंसिस्टेंटली 1:1 का है, जो कि काफ़ी बड़ी बात है। मुझे नहीं पता मनी वाइज ये सब कैसे वर्क करता है, पर ये चैनल बाकी सोशल मीडिया के मापदंडों से कहीं ऊपर है। यहाँ का हर एक सब्सक्राइबर सच में आपको फैमिली मानता है, बस कहने के लिए नहीं। जी, यही पिछली बार बात हुई थी कि इतने लोग जो हैं वो मानते हैं, ऐसे कमेंट्स करते हैं जिनसे मुझे भी वो वाइब्स महसूस होती हैं। उस हिसाब से वो नंबर्स मतलब जैसे मैं किसी से मिलती हूँ ना पहली दूसरी बार या कुछ और, पहले से नहीं वो मुझे जानते या कुछ और है, तो उनको पता लगता है कि अच्छा चैनल है, फिर वो चैनल ऑब्वियसली जाके घर पे अपने देखते हैं। देन अगले दिन पहले यही होता है कि अच्छा 1 लाख ही कुछ हैं, अच्छा इतने साल हो गए, ये रिएक्शन आता है अभी भी। अरे मिलियन में होते हैं लोगों के, तो अरे उनके चैनल पे तो व्यूज़ ही इतने लाख आते हैं। तो मैं बस एक स्माइल ही होती है मेरे पास कि मतलब मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों होता है, लेकिन मुझे इतना समझ में आया कि जिनके कई लाख सब्सक्राइबर हैं उनके व्यूज़ बहुत कम होते हैं,
तो लोग, मुझे लगता है कि वो देखा, कोई एक वीडियो अच्छा लगा या कुछ अच्छा लगा, सब्सक्राइब किया, निकल गए। लेकिन शायद उनसे उनका नाम पूछो ना, या ऐसी छोटी छोटी डिटेल पूछो, तो उनके सब्सक्राइबर को नहीं पता होती। मेरे बारे में सब कुछ पता होता है, याद रखते हैं लोग। तो ये लोग जो हैं वो केवल एक नंबर नहीं है जो रैंडमली इतना 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 बढ़ता चला जाए। ये एक्चुअल लोग हैं, जेन्युइन पीपल हैं, जिनसे शायद कभी मैं फ़ोन पे बात करूँगी या कभी मिलने जाऊँगी तो मुझे कुछ लगेगा ही नहीं कि मैं किसी अनजान आदमी से मिली। एक फैमिली सी ही है, तो ठीक है। ये भी एक अलग सी चीज़ है। नेक्स्ट, मेरी एज से 36 है, मेरे 2 बच्चे हैं, मैं सिलाई सीखना चाहती हूँ और आगे काम करना चाहती हूँ, पर थोड़ा डर रही हूँ। क्यों डर रही हो? डर के आगे जीत है बहन। सीख लो और करो, बढ़िया बढ़िया से सिलो। नेक्स्ट, आपने आज कहा था 10 में से 9 लड़कियाँ परिवार को साथ लेकर चलना चाहती हैं, पर उनके ससुराल वालों के उनको अलग अलग कर देते हैं, जिसकी वजह से वह लेफ़्ट आउट फील करते हैं। वेरी रिलेटेबल, ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ। काश आप मुझे पहले मिल गए होते, काश मैं खुद को पहले मिल गई होती। नेक्स्ट, दी, ये ससुराल वाले क्यों शादी करते हैं जब बहू को एक्सेप्ट करना नहीं है? बहू को खुश देख ही नहीं सकते? कैसे एक लड़की जो अपने घर वालों की जान होती है उसको इतना टॉर्चर कर देते हैं? मेंटली भी मेरी सोच ही ख़त्म कर दी। कहाँ आसमानों को छूने के सपने देखती थी और शादी हो गई। खुद को मार कर भी बहू बनते बनते वो हंसने खेलने वाली इंसान ही नहीं रही। बहुत हार्ट ब्रोकन कंडीशन है बहुओं की। आपको पढ़ते पढ़ते मेरा भी गला सा रुंध गया, लेकिन होता है ये। तो ऐसा है जी, आपका प्रश्न ये है कि वो शादी क्यों करते हैं। सिंपल है कि उनका बेटा बड़ा हो गया, उसको सेक्स के लिए और बच्चे पैदा करने के लिए कोई और चाहिए, वो काम माँ और बहन नहीं कर रहे उसका, तो इसलिए शादी करनी है। नहीं तो कल को लड़का ये बोलेगा जी मेरी तो शादी नहीं करी। ये 2 रीज़न है, इसलिए शादी करी जाती है। बाकी वरना खाली घर के काम के लिए तो आदमी मेड लगा लेगा, है ना। उनको अपने घर के लिए पीढ़ी आगे बढ़ानी है, वंश चलाना है, एंड बेटे का वो वाली नीड, तो इसलिए शादी तो देखो करनी होती है। नहीं तो बेटा कल को उन्हें बुरा कहेगा। अब जब वो आ जाती है फिर वो वाला हो जाता है हिसाब किताब। जैसे शिवगामी का सिंहासन हिल गया था ना कि अरे बाहुबली, अभी तक उसके लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट महिला मैं थी, अभी दूसरी आ गई है। वो ये नहीं सोचती कि इतना भरोसा रखे बेटे पे कि मेरी अलग जगह है, वो मुझे भी उतना सम्मान देगा, लेकिन हाँ उसकी अलग जगह है, उसको भी उतना प्यार वो देगा। उतना एडजस्ट नहीं कर पाते। इतना कर लें तो धरती स्वर्ग बन जाए फिर। चलो जी, नेक्स्ट, जीने की राह नहीं है, जीने की कला, विट्ठल दास मोदी। पता है, जब उसे विट्ठल दास मोदी जीवन जीने की कला विट्ठल दास मोदी ये टाइप करो ना गूगल पे, तो वो जिस आओ बहन बातें करे वाले एपिसोड में मैंने उसके बारे में बताया था ना, मेरी वीडियो आती है। मुझे बड़ी खुशी हुई है देख के कि मैं गूगल पे दिख रही थी ऐसे, टॉक्सिक सास ससुर, ऐसा ही कुछ टाइटल था उसका। तो मुझे बड़ी अच्छी सी लगी और हंसी भी आई कि ओ माय गॉड, मतलब एक नॉर्मल सी मिडिल क्लास चीज़ है। उसकी क्लास में भी कोई ज़्यादा ना पहचानता हो, जिसको जिस टाइम पर टीनेज लड़कियां वाव वाला रहती हैं। मतलब मेरे को 5वीं 8वीं तक तो याद है कि मुझे खूब पहचानते थे बिकॉज ऑफ माई इंटेलिजेंस। जब फैशन वाला मापदंड शुरू हुआ, कोई जानता भी नहीं है कौन है सुनीता, कहाँ है। लेकिन अभी जब गूगल पे सर्च करो और उसमें किसी और सर्च के ज़रिए भी मेरा नाम नीचे आ रहा है या मेरी वीडियो आ रही है, तो बहुत अच्छा लगता है। मतलब मेरे को बड़ा अच्छा लगा, मैंने कहा वाह मैं गूगल पे आ रही हूँ। बढ़िया। नेक्स्ट, हाय मेरी प्यारी दीदी, आई लव वॉचिंग यू एंड लर्निंग फ्रॉम यू। मेरे पति बहुत ही ज़्यादा डिसऑर्गेनाइज्ड हैं, कुछ जगह पे नहीं रखते। अरे यार ये बेसिक होती है, बहुत कम पति होते हैं जो सही जगह पर रख देते हैं। ये उनकी कहना चाहिए क्या बोलते हैं उसको, सॉफ्टवेयर में ही है उनके। उनका कोई सामान नहीं मिलता, हर काम हैंडवर्क पर स्टार्ट करते हैं, सामान का ढेर लगा रखा है, कुछ फेंकने नहीं देते। मुझे बहुत चिढ़ होती है। मेरा 5 साल का बेटा भी यही आदतें सीख रहा है। हैबिट कैसे चेंज करें, उन्हें इनके बच्चे में आने से कैसे रोकूं। देखो बच्चा उसकी पकड़ेगा आदत जो उसको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगेगा। तो अगर आपको अपने बच्चे में ये आदत नहीं लानी ना, तो अपनी पर्सनैलिटी को स्ट्रॉन्गली बच्चे के सामने लगातार पेश करते रहो, है ना। तो वो अपने आप देखेगा कि अच्छा मम्मी और पापा कौन बेटर है, तो वो आपकी आदत पकड़ लेगा।
अब रही बात उनकी कि अपना बच्चा तो सुधार ले, सास का बच्चा कौन सुधारे तो भैया उनके लिए तो आप कोशिश कर सकती हो, जितना वो आपसे प्यार करते होंगे, जितनी आपकी बात सुनते होंगे, जितना आपका नाराज़ होना उनके लिए मैटर करता होगा, उतना वो चेंज हो जाएंगे। बाकी 100% कोई चेंज नहीं होता, आपको एडजस्ट करना सीखना होगा कि हाँ इनकी तो आदत है, चलो उसके साथ थोड़ा सा तालमेल आपको बैठाना पड़ेगा। नेक्स्ट, हेलो सुनीता जी, मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ, सैलरी कम है, मेरे हस्बैंड घर पे ही रहते हैं, मेरे 2 बेटे हैं, छोटा 2 साल का है, वो उसे संभालते हैं। मैंने उनके लिए एक शॉप भी खोली बट वो अच्छे से चल नहीं पा रही हो, जहाँ मेरी पोस्टिंग है वो ज़्यादा बड़ी जगह नहीं है, तो उन्हें प्राइवेट में जॉब भी नहीं मिल रही। फाइनेंशियली परेशान रहती हूँ। दिक्कत यह है कि एक बिज़नेस बंद होने के बाद अब ये कुछ करना ही नहीं चाहते, क्या करूँ, इन्हें कहीं बाहर भेजूँ, समझ नहीं आ रहा, प्लीज़ आंसर। उन्हें थोड़ा मोटिवेट करो, उनके इंटरेस्ट के जो काम हैं या उन्होंने क्या सोचा है, क्या चीज़ उनको करना अच्छा लगता है, थोड़ी सी उनसे बात करो और अपनी स्थिति भी बताओ कि देखो मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ लेकिन मेरी खाली अकेले मेरी सैलरी पूरी नहीं पड़ेगी, तो हमें करना तो पड़ेगा कुछ। आपको ये नहीं करना तो जस्ट फिगर आउट कि क्या कर सकते हो। 15 दिन का, 20 दिन का, 1 महीने का टाइम लो, सोचो, है ना। एकदम से उन पे ये एलिगेशन मत लगाओ कि तुम तो कुछ करना ही नहीं चाहते या मैं करे जा रही हूँ, तुम तो कुछ कर नहीं रहे, मेरी कमाई पर घर चल रहा है, इस तरीके के वो मत देना। क्योंकि जब काम छोड़ के आदमी बैठता है ना, उसके लिए खुद भी कहीं ना कहीं उसकी पर्सनैलिटी, उसका आत्मसम्मान घट रहा होता है, उसमें उसको बुरा लगता है। और उस टाइम पे अगर वो थोड़ा भी दिमाग से उस टाइम पे हिला हुआ और बीवी ने कुछ भी ज़रा सा कह दिया या बाहर वाले ने कह दिया तो वो एकदम शैटर्ड हो सकता है। तो आपको इस टाइम पे बड़ा संभल के चलना है अपने पति के साथ। उनको आराम से मोटिवेट करती रहो कि देखो पूरा नहीं पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो आपको करना ही है। आपको क्या करने का मन है या ऐसा क्या काम है जो आप इतने उससे कर सकते हो, अपने आप सोचेंगे। आजकल मैं बता रही थी ना, मेरे फ़ोन में सीखो ऐप का बहुत ऐड आ रहा है। ये प्रमोशनल वीडियो नहीं है लेकिन उसका ऐड आ रहा है और अक्सर वो चलता है क्या, जब मैं सुबह म्यूज़िक वीडियो भगवान जी के भजन वजन चल रहे होते हैं ना, तब तो मैं अपना काम में लगी हुई होती है तो वो पूरा चल जाता है, स्किप भी नहीं करता कोई। अब वो उसमें यही बता रहे हैं कि उसमें छोटे छोटे काम करने के बारे में सटीक जानकारी, मतलब उस पर फ़िल्टर्ड वीडियोज़ हैं, ऐसे ही नहीं कि कोई भी यूट्यूब वीडियो उसमें डाल दी। तो उसको आप एक बार ट्राई करके देखना और अच्छी हो तो यहाँ पे भी बताना कि क्या है, क्या पता वहाँ से उन्हें कोई बिज़नेस आइडिया मिल जाए। नेक्स्ट, मेरे हस्बैंड के साथ अगर कुछ बात को लेकर झगड़ा होता है तो वो सीधे बोलने लगते हैं कि मेरी इज़्ज़त को ख़राब कर दिया। हर बार इसी तरह बोलते हैं जिससे मुझे लगता है कि उनकी शादी ज़बरदस्ती मेरे से कर दी गई है और मुझे मर जाने के लिए बोलते हैं। मैं क्या करूं, प्लीज़ मैम रिप्लाई। ये तो कोई बात नहीं है, इज़्ज़त ख़राब हो गई, कोई बात हो गई। हस्बैंड के साथ अगर कुछ बात को लेकर झगड़ा होता है तो वो सीधे बोलने लगते मेरी इज़्ज़त ख़राब कर दी। मतलब उनको ऐसी पत्नी चाहिए जो बिल्कुल भी बोले ना, कुछ मुंह से ना निकले, बस सुनती रहे, हाँ 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 ये करती रहे। तो ये तो देखो, अब वर्बली जो भी आदमी कुछ बोल रहा है ना, उसको हम कितना वैल्यू दें भाई, ये हर आदमी का अलग होता है। कोई जो बोल रहा है उसके लिए सही में मीन कर रहा है वो, और कोई इतना सा मीन कर रहा है और बोल देगा इतनी बड़ी बात। ऐसे भी होते हैं डायलॉगबाज, तो पता नहीं है वो किस कैटेगरी में आ रहे हैं। अगर वो मीनिंग करके बोल रहे हैं कि भाई मर जा, तू मरी जा, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन एक है कि उनकी आदत ही यही है ना, किसी को भी कह दिया कि मर जा, अब आपको सुन के बुरी लग रही है। तो थोड़ा सा इसमें जज करना मुश्किल है कि वो किस वे में बोल रहे हैं और उस बात में कितनी उनको गंभीरता से बात वो कर रहे हैं। तो अभी आपकी शादी को कितना टाइम हुआ है ये इसमें मेंशन नहीं है, लेकिन अगर कहने का मतलब बात नई नहीं है तो सिंपल इतना बोल दो कि ये कोई तरीका नहीं है बात करने का। आपकी इज़्ज़त ख़राब हो रही है तो इज़्ज़त मेरी भी है, तमीज़ से बोलो, तमीज़ से सुन लो। नहीं बोलना मत बोलो, लेकिन बदतमीज़ी से मत बोलो। इतना कह के आप शुरुआत में ये तो कर सकते हो, बजाय उल्टा जवाब देने के सिंपली उनको ये बोल दो कि मैं नहीं लूँगी ये। दोबारा भी बोलें, सीधे कन्वर्सेशन बीच में छोड़ के निकल जाओ कि मुझे सुनना ही नहीं है जब तक ढंग से बात नहीं करोगे। तो ये चीज़ तो कर सकते हो, लेकिन अभी इससे ज़्यादा सोचना, मतलब ये मुझे लग रहा है कि अभी ये ना उलझी हुई सी कहानी है, इसमें आप अभी किसी किनारे पे पहुंचना बहुत जल्दी हो जाएगा। पहले देख लो एग्जैक्टली सिचुएशन है क्या।
नेक्स्ट, दी मुझे भी मिलना है आपसे, मेरा और मेरे बेटे का ड्रीम है। अक्षत फ्रॉम उत्तराखंड। जिनकी मैंने वीडियो शेयर की थी ना, ये वो हैं, मुझे नाम याद हो गया ना अब, अक्षत। अब आपके पिथौरागढ़ ही आऊँगी ना जब कभी, तो आपको सीधे फ़ोन करूँगी। कहीं भी जाने से पहले, अगर आपका घर पहले पड़ता होगा तो पहले आपके घर आएंगे, फिर कहीं जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, हाय दी, मेरी शादी को 28 साल हो गए हैं। कुचिपुड़ी साल बाद कुछ होगा। कुछ साल बाद पति ने हाथ खर्चे मनी देना बंद कर दिया। मैंने पूरा घर का काम करती हूँ बिना हेल्प के, कहीं घूमने भी नहीं ले जाते। हाउसवाइफ हूँ, एमए किया है। मेरे काशी टीचिंग या जॉब भी नहीं करने दिया। 2 बच्चे हैं, बाहर पढ़ते हैं, रुपए नहीं देते, क्या करूँ? सिंपल बात ही करनी पड़ेगी इसमें कि भैया या तो नौकरी करने दो या तो पैसे दो। 2 ऑप्शन रखो, जब तक एक के लिए राज़ी ना हो जाए पीछा छोड़ो मत। या तो नौकरी करने दो मुझे जहाँ भी मिले मुझे, या फिर मुझे पैसे दो। क्यों नहीं दे रहे? क्या वो कहेंगे तुझे क्या चाहिए, मैं ला के तो दे रहा हूँ, कि मैं चाहे कुछ भी खरीदूँ, मुझे चाहे 500 रुपये दो लेकिन दो। और नहीं दोगे तो मैं जा रही हूँ नौकरी पे, मेरे को कहीं ना कहीं ढूंढनी पड़ेगी। इतना भी क्या है, मैं क्या कर दूँगी? कोई छोटी बच्ची हूँ जो 500 रुपये तुम्हारे खो दूँगी? या खा पी भी लूँगी तो मेरे शरीर को ही तो लगेगा। तो चाहिए होते हैं। और ये मुझे लगता है हाउसवाइफ जितनी भी हैं ना, उनको मतलब पॉकेट मनी जब हम बच्चों तक को देते हैं, आपने कभी सुना है मतलब उनको पॉकेट मनी मिल रही हो? उनको महीने की देनी चाहिए पॉकेट मनी, चाहे 5,000 ही दो महीने के, लेकिन ये होना चाहिए बहुत मोटिवेशन, और वो खुश रहेंगी उससे। उनसे फिर उस 5,000 को कोई ये पूछने वाला ना हो कि तूने उसका क्या किया। चाहे वो जोड़ लें, चाहे वो अपने खर्च कर लें, चाहे वो खा लें, चाहे वो अपने जेवर बनाएं कई महीनों के जोड़ के, चाहे वो हर महीने कपड़े ख़रीद लें, चाहे वो अपने किसी घर वाले को देना चाहें दे दें, कुछ भी करें। लेकिन अगर ये प्रथा चालू हो जाए ना कि हाउसवाइफ्स को महीने का कुछ फ़िक्स अमाउंट मिलना चाहिए, पॉकेट मनी मान के दो लेकिन उन्हें मिलना चाहिए, फिर देखो उनका कॉन्फिडेंस, उनकी खुशी, उनकी फ्रस्ट्रेशन कम हो जाएगी। ये इतनी सी बात पता नहीं क्यों नहीं समझ में आती। अपने पैसे अपने ही होते हैं यार। बच्चों को भी चाव लगता है ना कि ये पैसे मेरे हैं, ये 50 रुपये मेरे हैं, मामा ने दिए थे या चाची ने दिए थे, ऐसे करते हैं ना। तो बेचारी हाउसवाइफ को क्या। अब फिर वो अगर घर के खर्चों में पति के पैसों में से या बचा बुचू के कर लेने, जी हाउसवाइफ ने काला धन बचा रखा, वो भी तो उसका लीगल नहीं माना जाता। फिर अच्छा इसकी जेब काट काट के, अरे तो उसको बिना जेब काटे दो ना पैसे। और इसकी तो इस वाले हिस्से की तो क्लिप बना लेना और खूब शेयर करना। ये चीज़ मैं चाहती हूँ कि हर घर में शुरू हो, कि जो घर में रहती हैं औरतें उनको भी महीने के पैसे मिलने चाहिए, चाहे थोड़े से ही मिलें आपके घर के बजट के हिसाब से जो बनते हो, लेकिन देने चाहिए उन्हें। नेक्स्ट, मैम आपको सुनना मुझे बहुत पसंद है, आपको 3 साल से रेगुलर सुन रही हूँ। सब्सक्राइब तो नहीं किया था, ना ही कमेंट करती थी, लेकिन आपकी वजह से मेरी लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम दूर हो गई। थैंक यू सो मच। दिल तो करता है बहुत कुछ आपकी तारीफ़ में लिखने को, लेकिन मैसेज बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए हर एपिसोड में कुछ ना कुछ ज़रूर लिखती रहूँगी, आप पढ़ते रहना। सब्सक्राइब तो कर ही देते यार, वो तो गिनती बढ़ती है। मतलब मैं औरों की तरह हर 5 मिनट में नहीं कहती हाँ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, भूले तो नहीं, ये नहीं कहती, लेकिन ऑब्वियसली नंबर तो बढ़ेगा, कर तो दिया ही करो सब्सक्राइब जब देखते हो वीडियो तो। नेक्स्ट, दी प्लीज़ रिप्लाई ज़रूर करना। मेरी शादी को 5 साल हुए हैं, मेरी 2 बेटियां हैं, मैं 3rd टाइम प्रेग्नेंट भी हो गई, ये पीरियड्स के चलते हुआ। अब कुछ कर नहीं सकती, टाइम ज़्यादा हो गया है। मेरे हस्बैंड की आए दिन बातें बिगड़ी जा रही, बेटियों को कुछ होता जा रहा है, मैं जिम्मेदार, कुछ भी काम हो मेरे घर वालों ने शादी करके जैसे भूल गए। मतलब अब यहाँ पे आके स्पेलिंग इतनी ख़राब हो गई है कि मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा। मेन ये है 3rd प्रेगनेंसी हो गई और लेट हो गए हो। जब लेट हो गए हो तब कुछ कर तो सकते नहीं, कर लो भैया उसे, वो अपना नसीब लेके आया होगा बच्चा। मैम मेरा पति बहुत शक करता है, मेरा सुसाइड करने को मन करता है, प्लीज़ रिप्लाई मी। देखो जी, आपके पति के शक की वजह से या फिर किसी भी और वजह से, जिस कारण से भी आप लोगों के विचार कहीं भी सुसाइड जैसे पॉइंट पे पहुंच जाएं, उस कारण को जड़ से ख़त्म कर दो। मेरा मानना तो ये है, भगवान ने हमें ज़िंदगी इसलिए नहीं दी थी
किसी की भी हो, चाहे मेरी हो या आपकी हो या जिनके साथ आप परेशान हैं उनकी भी हो। मैं तो कहूँ किसी भी इंसान को भगवान ने लाइफ इसलिए थोड़ी दी थी कि उसकी लाइफ में जब सिचुएशंस आएँ वो उन सिचुएशन से लड़ने या उनसे निकल के बाहर आने की बजाय अपनी वही ख़त्म कर दे, जीवन लीला ही। तो ये अगर ऐसा हो रहा है कि आपको मन कर रहा है आप सुसाइड ही कर लें, तो भैया यानी कि आपकी जितनी भी हल करने की क्षमता थी उस समस्या को वो ख़त्म हो चुकी है, सिर से पानी ऊपर जा चुका है, तभी आदमी अपने आप को मारने की सोचता है। तो अगर ये कंडीशन आ गई है तो जिसकी वजह से आई है उस चीज़ को छोड़ दो, अपनी जान को मत छोड़ो, सिंपल। नेक्स्ट, आपके घर में ग्राउंड फ्लोर पर चूहे से बचने के लिए क्या किया है? अक्सर देखा है ग्राउंड फ्लोर वाले घर में चूहे होते ही हैं। हमारा घर इस तरीके का बना हुआ है कि दरवाजे वगैरह सब कुछ इस तरीके से बनाए हुए हैं कि उसमें नीचे ऊपर इधर उधर से कहीं से भी चूहे के घुसने की जगह है नहीं। कोई ओपन खिड़की नहीं है। चूहे तो क्या, छिपकली, कॉकरोच बड़े वाले, कोई चीज़ घुसने की जगह नहीं है। तो इस तरीके से ही बनवाया था क्योंकि काफ़ी सारा फर्नीचर है, लकड़ी का काम है, अगर चूहा घुसेगा तो काफ़ी नुकसान वो कर सकता है ना। और दूसरी सबसे बड़ी आदत जो हम लोगों में चारों में पड़ी हुई है, दरवाजे हम आते जाते जो मेन है उसको हमेशा बंद करते हैं। इवन कोई और भी आता है ना तो जिससे हमारा बिल्कुल फॉर्मल रिश्ता भी नहीं है, मतलब ऐसे है कि घर की सी बात है तो उससे तो हम कह ही देते हैं कि भाई दरवाजे बंद करके आओ या बहन दरवाजे बंद करके आओ। अगर वो नहीं भी है तो कोई भी गेस्ट आता है ना तो उधर सैंडल चप्पल जो भी उतारे नहीं उतारे अंदर आया तो हम खुद जाके पहले से बंद करते हैं। तो जहाँ से एंट्रेंस है चूहे की, मेन उस दरवाजे को हमेशा हम बंद रखते हैं। और बाकी घर बना हुआ इस तरीके से है कि हम मतलब नहीं देख रहे हों और चूहा आ जाए, ऐसा कहीं पे हमने स्पेस ही नहीं छोड़ा हुआ। सारी नालियों में जाली लगाई हुई है उस तरीके की कि चूहा ना आए। तो यही सारी चीज़ें हैं। तो जब आप उसके आने का कोई रास्ता छोड़ेंगे नहीं तो वो अंडरग्राउंड नालियों में घूमे घामे कुछ करे, लेकिन आपके घर में एंट्री का अगर आप रास्ता नहीं छोड़ोगे, यही होते हैं बाथरूम की नालियों से, इन सब से आ सकते हैं चूहे, या फिर दरवाजे खिड़कियों में से आते हैं। और कहाँ से आएगा? सबसे ज़्यादा नालियों में से ही आते हैं वो। तो नाली को कवर करवा लो, जाली लगवा लो उस पर, सिंपल। तो ये थे इस वाले एपिसोड के 105 के या 105 के सारे प्रश्नों के जवाब। 1-2 छोड़े हैं जो बड़े थे, और फिर से विनती करूँगी अपने क्वेश्चन क्रिस्प और छोटे रखिए ताकि मैं पढ़ पाऊँ। फ़िलहाल उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, एपिसोड पसंद आया होगा, आपके सवालों के हल मिले होंगे। और भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि जो हल मिले हैं वो आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लाएँ, सबकी लाइफ सॉर्टेड रहे, सब खुश रहें, ताकि उनके परिवार भी खुश रहें। तो यहाँ पर ये एपिसोड ख़त्म होता है। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल एंड स्टे सॉर्टेड ऑलवेज।